जैसे गाय भैंस घास खा लेती हैं, घास तो हम भी खा लेते हैं यार, पालक पत्ते के रूप में। बट हम घास खाने के बाद पचा नहीं सकते। सेलुलर कंपोनेंट जो है उसके, साइटोप्लाज्म वगैरह, वो तो हम डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो उसके फाइबर्स हैं सेल वॉल वाले, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फाइबर के रूप में वो हमारी पोटी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर गाय भैंस जो होती हैं, गाय भैंस तो केवल घास ही खाती हैं, सूखा भूस खाती हैं, और उसी को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी निकाल लेती हैं। जबकि ये भी एनिमल है और वो भी मैमल है, गाय भैंस। दीमक, दीमक लकड़ी खा लेता है। लेकिन इनमें किसी के पास भी अपनी खुद की पाचन क्षमता नहीं है। कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनके पास ये एबिलिटी है, या फिर कुछ बैक्टीरिया। फंजाई डायरेक्ट लकड़ी को, कागज को डाइजेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से ऐसे एंजाइम बनाकर छोड़ेंगे जो सेलुलोज टाइप के एंजाइम होंगे, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और फिर ये उन बीटा शुगर्स को अंदर एब्जॉर्ब करके उनको यूज कर लेती हैं। सिमिलरली जितने भी हर्बीवोर इंसेक्ट्स हैं या फिर हर्बीवोर एनिमल्स हैं, चाहे वो दीमक ही क्यों ना हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो हाथी हो, सभी में एक स्पेशल मॉडिफाइड पार्ट है। जैसे एनिमल्स के अंदर जो मैमल्स हैं, हर्बीवोर एनिमल्स, उनमें र्यूमन नाम का एक एरिया पाया जाता है, जहां पर वो अपने सबसे पहला जो उन्होंने खाना खाया उसको इकट्ठा करते हैं। वहीं पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर इसी को यहीं पे घुमाया जाता है, मिक्स किया जाता है, और इन बैक्टीरिया को हेल्प करने के लिए बाद में जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब है खाना एक बार ठूस लिया पेट के अंदर, फिर बैठ करके खाने का थोड़ा सा पार्ट मुंह में लेके आए, अब उसे पीस रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। जब उसका पेस्ट बन गया तो फिर उसे दोबारा अंदर भेज रहे हैं। तो इस तरीके से उसको लगातार पेस्ट में कन्वर्ट करते रहते हैं और माइक्रोब को हेल्प कर रहे हैं सर्फेस एरिया इंक्रीज करके फूड का, कि उसे डाइजेस्ट कर डाले। इनमें खुद में एबिलिटी नहीं थी, लेकिन इनके पेट में मौजूद वो बैक्टीरिया वो है जो हेल्प करता है उसे यूज करने में। बहुत सारे और दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लोग लैक्टिन्स कहते हैं, जो सेलेक्टिवली दूसरे सरफेस पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट को पहचान के अपना काम करते हैं। दुनिया का सबसे भयानक प्लांट से मिलने वाला जहर रेसिन, राइसिन भी ऐसे ही है। राइसिन एक ग्लाइकोलिपिड है, सॉरी लैक्टिन है, जो सेल के सरफेस के कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है। सिमिलरली गलेक्टिन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन ए, वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस का हेमोग्लूटिनिन, बैक्टीरिया में एंटीरोटॉक्सिन, कोलोराका टॉक्सिन, ये सब ऐसे हैं जो हमारी सेल्स के सरफेस पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं और उनको पहचानते हैं। ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें कि ये तुम्हें इंपॉर्टेंस मिलेगी कि व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अदर देन एनर्जी। ये डायग्राम भी आपके लाइनेंचर का ही है। इस डायग्राम में भी देखो तो ये कार्बोहाइड्रेट के जो पार्ट निकले हुए हैं, यही पार्ट कितने सारे रोल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहां कहीं भी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। सेल सेल इंट्रैक्शन में बैक्टीरिया का एडेशन ऑन द टारगेट सेल, टॉक्सिन का चिपकना, वायरस का चिपकना, और वैसे भी पहचान जो है इनकी रिकॉग्निशन, अंदर भी देख लो। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। पार्ट 3 जो कि लिपिड है हमारा, इसे करने से पहले क्या आपके कोई सवाल है जो आप पूछना चाहो कार्बोहाइड्रेट्स में? अब है आपका पार्ट 3। इस पार्ट 3 में बहुत कुछ बातें आपको अपने ही बारे में मालूम पड़ेंगे, शायद ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। हम लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पढ़ लिख करके हमने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल अपने ही लिए नहीं किया तो फिर क्या किया। खासतौर पर लिपिड तो एक ऐसी चीज़ है जो भारत में महामारी के रूप में देखने को मिल रही है, लिपिड के साथ जुड़ी हुई बीमारियां खासतौर से। कभी जमाना था जब मोटे लोग केवल वहाँ मिला करते थे जहाँ पे हम लोग कहते थे कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ओबेसिटी। लेकिन आज अगर आप अपने आसपास के माहौल को झांक कर देखो, खासतौर से अगर आप हिली रीजन में नहीं रहते हो, तो प्लेन्स में रहते हो, तो आप पाओगे कि बच्चे बहुत थुल हो गए हैं, मोटे। दो कारण है, डाइट बढ़ गई है कैलोरीज के हिसाब से, और फिजिकल वर्कआउट ना के बराबर है हमारा। अगर आप ये सोचते हो कि भाई केवल तेल खाने से या फिर घी खाने से या आप मोटे होते हो, तो आप गलत हैं। आप जो रोटी खाते हो या चावल खाते हो या जो आप चीनी खाते हो, ये सब आपके फैट में ही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी लिपिड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आगे हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि लिपिड्स होते क्या है। ओवरव्यू लिपिड्स का। लिपिड के अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करूं तो सबसे सिंपल लिपिड होते हैं आपके ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स,
जिसमें एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, ग्लिसरॉल, और तीनों OH ग्रुप से एक फैटी एसिड की चेन या कह दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हाइड्रोकार्बन काफी लंबे हैं और केवल एक COH ग्रुप है, वो जुड़े होते हैं 3 मॉलिक्यूल ऐसे। या तो ये सैचुरेट होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड, जैसे कि इन डायग्राम्स में दिखा रहा है कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो इन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए ढीले होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी कमजोर होती है। आप अपनी आंखों से भी पहचान सकते हो। रूम टेम्परेचर पर जो चीज लिक्विड है तेल की, जैसे कि सरसों का तेल, ये नो डाउट अनसैचुरेटेड लिपिड की बनी हुई है। रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं बाय डेफिनेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर जो चीज आपको सॉलिड दिखाई दे रही है, जैसे कि देसी घी मोर और लेस सॉलिड है वो, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ होता है। हालांकि बहुत सारे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं अखबारों में और व्हाट्सएप के द्वारा फैले हुए मैसेज को पढ़ के पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं। याद रखिएगा कि पढ़े लिखे होने का मतलब तब होता है जब आप किसी मैसेज को पढ़ के जान सको कि दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस को लेकर के आजकल बहुत सारी बकवास चल रही है कि जी ये फलानी चीज़ से फैलता है, किसी ने बनाया है, किसी ने छोड़ा है, सब बेकार की बातें हैं। आप पढ़े लिखे हो, खुद डिग आउट करो, एक आधा रिसर्च आर्टिकल पढ़ लो, कोई रिव्यू आर्टिकल पढ़ लो कोरोना वायरस के ऊपर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जस्ट एक जुकाम के वायरस की तरह है। इतनी भी घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। ऐसे ही ये भी कहा जाता है कि भाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। जैसे बोलते हैं ना कि भाई घी नहीं खाना चाहिए, घी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, डालडा घी बिल्कुल मत खाओ। ये अजीब सी कहानी है। साइंस में एक स्टोरी और भी है कि साइंटिस्ट लोग अचानक से एक दिन बोलेंगे कि ये चीज खराब है, इसे यूज मत करो, ये वाले यूज कर लो, ये बढ़िया है। और फिर कुछ साल बाद बोलेंगे ओ हमने जो कहा था कि ये ठीक है वो ज्यादा बुरी है पहले वाले से भी। प्लास्टिक एग्जाम्पल है उस चीज का। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का जो बीच में हमने डिफरेंशिएशन कर रखा है, ये भी इस बात का एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी रिसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड खाना भी जरूरी है आपको जितना अनसैचुरेटेड है, क्योंकि हमारी बॉडी में जरूरत है। जो लोग बेसिक फंडामेंटल साइंस को जानते हैं वो तब भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे उनकी रिसर्च के ऊपर कि भला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सैचुरेट नहीं खाना चाहिए। जब कोई आपसे बोलता है कि भाई विटामिन खाने हैं तो गाजर खाओ, पालक खाओ, कभी सुना है किसी ने कहा हो कि आपसे विटामिन खाना है तो देसी घी खाओ? बट रियलिटी ये है कि हमारे जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो आपके ऑयल और आपके घी में मिलते हैं। जो गाय भैंस का देसी घी होता है उस देसी घी के अंदर आपके विटामिन ए के भी प्रिकॉर्सन मिलते हैं और बहुत सारे दूसरे विटामिन भी। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज का बहिष्कार कर देते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी बॉडी की क्वालिटी के साथ भी। आज की तारीख में जो असली सेंस है वो ये है, आप साफ स्वच्छ असली चीज खाओ, लेकिन साथ में वर्कआउट भी करो। खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसको आप देख करके इग्नोर कर रहे हो उसके अलावा भी उस खाने के अंदर बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल भी एग्जाम्पल है इस बात का। लोग कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, बट भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं खाओगे ना तो तुम्हारी तो बैंड वैसे बच जाने वाला है। आपके मेम्ब्रेन की विस्कोसिटी को मेंटेन करने का जिम्मा कोलेस्ट्रॉल का है। स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, बाइल जूस कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल का बहिष्कार नहीं कर सकते। बस करना क्या होता है कि क्वांटिटी मेंटेन करनी होती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे होते हो तो आप उसको यूज़ भी करना जानो कि यूज़ कैसे करते हैं। एक ये डायग्राम भी है लिपिड का ओवरव्यू के मामले में। ये वाला लिपिड वो नहीं है जो हमने पीछे देखा। पीछे वाले का नाम था ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स। ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं आज आप सबसे बोलूं कि आज से सब लोग भूख हड़ताल करना शुरू कर दो, तो शायद कल सुबह तक कल सुबह तक, अभी रात की बात चल रही है, कल सुबह तक ही तुम त्राही त्राही करना शुरू कर दोगे, अखबार में रिपोर्ट छपाना शुरू कर दोगे, हम तो जी भूख हड़ताल पे रात भर से हमने खाना नहीं खाया। वाह अमेजिंग। खैर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भूख हड़ताल के मामले में 3-3 महीने के हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जिन्होंने भूख हड़ताल की और जिंदा सरवाइव कर गए। और अगर आप में से कुछ लोग अन्ना हजारे जी को जानते हो तो जिस टाइम उन्होंने अपनी भूख हड़ताल की थी तो वो भी काफ़ी लंबी थी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के।
आज़ाद होने के बाद भारत के तब भी काफ़ी सारे लोगों ने भूख हड़ताल की अलग अलग केसेस में। मिजोरम का एक एग्जाम्पल है जिसने कई साल भूख हड़ताल किया, केवल लिक्विड फूड के ऊपर थी वो लड़की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि खाना नहीं खाना है, आज से खाना जीरो कर दो, केवल आप पानी पियोगे, पानी और हवा, तो आप पानी और हवा के सहारे भी नेक्स्ट 3 महीने तक सरवाइव कर जाओगे। इतना लिपिड आपकी बॉडी में अवेलेबल है अगर आप हेल्थी इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हो। हेल्थी इंडिविजुअल का मतलब है ओवरवेट नहीं है आप। और जो अगर आप मोटे तगड़े हैं, हट्टे कट्टे टाइप के, तो भाई यकीन मानो 3 महीने तक तुम अपनी बॉडी में तो दिए जला ही लोगे, और अगर तुम्हारे शरीर का मैं तेल निकाल लूँ तो उस तेल से भी तुम्हारे मोहल्ले के घरों के दिए जल जाएंगे अगले कई महीने तक। इतना फैट तुम्हारे अंदर अवेलेबल है। किसी एक नॉर्मल हेल्थी इंसान के अंदर 15 किलो तक का फैट होता है, और 15 किलो फैट से जितनी कैलोरीज मिलती हैं, इतनी कैलोरीज काफ़ी हैं आपकी बॉडी को 3 महीने तक सर्वाइव कराने के लिए। इसलिए जब कभी कहीं नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो हमें कई बार मिरेकल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें मिरेकल्स कहते हैं। जैसे कि एक जब कश्मीर में भूकंप आया था तो तब एक पाकिस्तान की साइड से एक लेडी मिली थी 3 महीने बाद, डेब्रिज में फंसी हुई। उसके हाथ पैर सब ढके हुए थे, जो वो पत्थर वगैरह गिरे थे उसके ऊपर। काफ़ी सारी उसको सीवियर इंजरी थी, बट ऑब्वियस है उस इंजरी में दबे दबे 3 महीने तक उसने सुबह उठ के नाश्ता, बीच में लंच और फिर रात में डिनर तो नहीं बनाया होगा, खाने के लिए कुछ नहीं था, बट फिर भी वो सर्वाइव कर गई। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में फैट स्टोर थे। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे मिरेकल्स वाली कहानी है जो लिपिड्स के द्वारा डिफाइंड की जा सकती हैं बड़े आराम से। ये लिपिड वो हैं जो जनरली एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। इनका काम है आपकी मेम्ब्रेन को बनाना। ये आपके मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं। इन मेम्ब्रेन लिपिड में भी हो सकता है ग्लिसरॉल नाम का अल्कोहल हो सकता है, वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड 2 फैमिलीज में आते हैं, एक वो जिनमें अल्कोहल ग्लिसरॉल है, और एक वो जिनमें अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं है, स्फिंजोलिपिड है, स्फिंजोमाइलिन। इसके अलावा फॉस्फेट, कोलाइन, ये भी मिल सकता है। ये सब मिलाकर के इसका हेड ग्रुप बनता है, और इसमें क्योंकि चार्ज है, पोलैरिटी है, इसलिए बड़े आराम से पानी से इंटरेक्ट कर सकता है। फैटी एसिड की 2 टेल नीचे की तरफ है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर की हैं, क्योंकि ये केवल हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई हैं, इनमें कहीं कोई पोलर बॉन्ड नहीं है, पानी से इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक हैं। एक तरफ पानी से इंटरेक्ट करने वाला हेड ग्रुप और दूसरी तरफ पानी से इंटरेक्ट ना करने वाला हाइड्रोफोबिक रीजन। जब कभी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को आप पानी में डालते हो, चारों तरफ पानी हो, तो या तो ये बायलेयर बनाते हैं या ये गोल वासिकल्स बना लेते हैं। वासिकल डबल लेयर होंगी या सिंगल लेयर होंगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि फैटी एसिड की टेल 2 हैं या एक। अगर एक टेल हुई, जैसे मान लीजिए कि ये हेड ग्रुप है और फैटी एसिड की टेल एक ही है, तो ये आपस में जुड़ करके सिंगल लेयर माइसेल नाम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इंटीरियर रीजन में कोई पानी की जगह नहीं है, इंटीरियर रीजन टोटली हाइड्रोफोबिक है, और सरफेस जो है वो पानी से इंटरेक्ट कर सकता है, और ये बॉल की तरह होता है। लेकिन अगर आपके फॉस्फोलिपिड में 2 टेल्स थी, तो 2 टेल वाले मॉलिक्यूल जब भी स्फेरिकल बॉडी बनाएंगे तो वासिकल्स बनाएंगे, डबल लेयर वासिकल, जिसका इंटीरियर भी पानी से भरा होगा और बाहर तो है ही। लिपिड्स के यूज की बात करें तो इंसुलेशन, जैसे कि अगर ठंड ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाए, अभी हाल ही में जो दिल्ली में टेम्परेचर गया था वो 2 डिग्री तक डिप कर गया था कुछ जगह पर, 4 डिग्री तो 2-3 दिन मेंटेन रहा रात के टाइम, तो उस टाइम लोगों ने कंबल ओढ़े, टोपियाँ पहनी, कैप्स पहनी, आग जलाई, और बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया कुछ लोगों ने, तो जो खासतौर से सड़क पर रहने वाले थे। लेकिन जब मैं पोल्स पर जाता हूँ तो पोल्स पर जहाँ का तापमान सर्दियों में -75 डिग्री सेंटीग्रेड, हम तो यहाँ 4 डिग्री की बात कर रहे हैं प्लस में, मैं तो इससे भी नीचे -75 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पोलर बियर्स जर्सियाँ नहीं पहनते, टोपे नहीं पहनते, या फिर पेंगुइन्स, या फिर सील्स, या वॉलरस, जितने भी एनिमल्स जो रहते हैं पोलर एरिया में या फिर बहुत ठंडे इलाकों में, उनकी बॉडी में ही स्किन और उनकी बॉडी के बीच में लिपिड की लेयर है, और वहाँ पर लिपिड इंसुलेशन का काम करता है टेम्परेचर बचाने में। ये कुशन के रूप में भी काम करता है। आपकी बॉडी को देख लो, आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ वाइटल बोन्स या वाइटल पार्ट्स हैं वहाँ पे आपकी बॉडी में लिपिड्स ज़्यादा हैं। जैसे कि इंडियंस में तो खास तौर से देखोगे तो तुम्हारे पेट के आसपास लिपिड बहुत जल्दी इकट्ठा होता है, या फिर मेमोरी ग्लैंड्स, या फिर आपके बम्प्स,
इन सब जगह पर जो लिपिड अवेलेबल है ये आपको एक तरह का कुशन प्रोवाइड करा रहा है कि कभी इंजरी हुई तो जो शॉक मिलेगा ये ऑब्जॉर्व कर लेगा। ये विटामिन के रूप में भी जाना जाते हैं लिपिड्स। विटामिन ए, डी, ई, के, जिसे आप लिपिड सोल्यूबल विटामिन कहते हो, ये सब के सब लिपिड्स ही हैं बाय नेचर। मेम्ब्रेन बनती है इनसे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं बहुत सारे, जैसे कि PIP2 का नाम सुना होगा आपने। PIP2 से IP3 और डेग नाम के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ तक कि विटामिन ए तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रेटिनोइक एसिड आपके दर्द और आपकी खुशी दोनों चीज़ों में, यहाँ तक कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी बहुत सारे लिपिड्स के हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं सिग्नलिंग में। आपकी एनर्जी का रिजर्व भी है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो लिपिड्स की स्टोरी देखते हैं हम लोग। ये ग्रिजली बियर्स हैं और ऐसे ही कुछ पोलर बियर भी होते हैं। पोलर बियर का जो कलर है वो है वाइट और ग्रिजली बियर जो होते हैं वो इस रंग के होते हैं। तो ये मुंह खोल के बैठा हुआ था और मछली आ गई इसके मुंह के अंदर। हाउ लकी ही वाज। एक्चुअली में ये स्टोरी है सालमोन के बारे में। सालमोन फिश जब अपना माइग्रेशन कर रही होती हैं तो क्योंकि ये इवेंट कई लाखों साल से चल रहा है तो जानवर सीख गए हैं कि सालमोन कब आएंगी, कहाँ से आएंगी, तो जस्ट मुंह खोल करके बैठे रहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो जब मछलियाँ, आपने ये तो सुना होगा कि झरने से नीचे मछली आ गई पानी में, लेकिन इस स्टोरी में मछलियाँ उल्टा चढ़ती हैं वापस, क्योंकि जिस जगह पैदा हुई थी ना वहीं जाकर के मरना है वापस। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, ये BBC का है। तो इस साल्मन फिश में अच्छी खासी लिपिड की मात्रा है। तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये ग्रिजली बियर्स अपनी केव से बाहर निकलते हैं, पहाड़ों से नीचे उतर के आते हैं और अगले कुछ दिनों तक ताबड़तोड़ खूब मछलियाँ खाते हैं। उन मछलियों से जो फैट इनकी बॉडी में इकट्ठा हुआ, उस फैट का इस्तेमाल करके ये हाइबरनेशन में जाएंगे बाद में और बिना खाए कई महीने तक अपने आप को बचाएंगे। फैट हमारी लाइफ में भी है। हमारा मोटापा, हमारी स्किन, हमारी हरकतें, इन सब में फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स बैंक ऑफ इंडिया लिपिड्स इतने डाइवर्स नेचर के हैं कि अगर मैं कोई एक डेफिनेशन देना चाहूँ तो सारे लिपिड्स पर फिट नहीं बैठते, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी। तो सभी लिपिड्स में जो एक प्रॉपर्टी कॉमन फिट बैठती है वो ये कि लिपिड्स वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अब जैसे यहाँ आपके सामने जो भी रखा हुआ है इसमें भी तमाम तरह के लिपिड्स अवेलेबल हैं। चाहे मैं टमाटर की बात कर लूँ, क्या टमाटरों में सेल नहीं है? अगर वहाँ सेल है तो फिर सेल की मेम्ब्रेन भी तो है। ये साल्मन फिश में जो वाइट लेयर आप देख रहे हो, ये वाइट लेयर लिपिड्स की हैं। डिफरेंट तरह के बीन, सीड्स, इन सब के अंदर में लिपिड्स पाए जाते हैं। और लिपिड्स ज़्यादा हो जाएं तो हम कहते हैं मोटापा, और उसी से कम करने के लिए हम जूझते भी रहते हैं। इंडियड ये जो हम लोग फैट देख रहे हैं ये एडिपोज टिश्यू का फैट है जो आपकी बॉडी में अक्सर इकट्ठा हो जाता है। जब भी आप ज़्यादा खाओगे, कम वर्कआउट करोगे, चाहे आप तला हुआ मत खाओ, आप केवल ब्रेड खाओ, आप केवल चावल खाओ, तब भी ये लिपिड इकट्ठा हो जाएगा और ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम भी है। एडिपोज से टिश्यू के अंदर पाए जाने वाली सेल्स जहां आपके ट्राइएसाइल ग्लिसराइड स्टोर्ड होते हैं, ये अपने आप में अमेजिंग है। ये अपनी वॉल्यूम में 300 गुना तक का बदलाव कर सकती हैं। हमारी बॉडी में कोई और सेल ऐसी नहीं है। मतलब ये सेल छोटी से छोटी है जब हम लिपिड कम है, अगर हम खाते जा रहे हैं लिपिड इकट्ठा होता जा रहा है तो इनका साइज बढ़ते 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 300 गुना या इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। एडिपोस टिश्यूज के अंदर ये एडिपोसाइट्स होती हैं जिसमें असली न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल कंपोनेंट है वो तो जरा से हिस्से में है। बाकी पूरा साइटोप्लाज्म केवल लिपिड के लिए रिजर्व रखा गया है। तो जैसे जैसे लिपिड की मात्रा बढ़ती जाएगी ये ड्रॉपलेट भी इंक्रीज होती जाएगी। Lipids are less well known than carbohydrates and proteins, yet lipids are just as essential to our diets and well-being. जितना आप टेक्स्ट बुक में डीएनए को फैसिनेट होकर पढ़ते हो या प्रोटीन के बारे में पढ़ते हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की फोल्डिंग, रामचंद्र प्लॉट एंड सो ऑन, लिपिड को आप इतने प्यार से नहीं पढ़ते। बट इसका मतलब ये नहीं कि लिपिड हमारे लिए बेकार है या हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। लिपिड उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड भी। और ये जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये तो है ही क्या भाई, एडिपोसाइट्स के अंदर ये स्टोर कर रहे हैं लिपिड्स को। जब कभी खाने कमी पड़ेगी तो यहाँ से लिपिड को निकाला जाएगा और उसे यूज़ किया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन करके लिपिड्स जो हैं हमारी सेल को एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर रही हैं। एक अलग तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जहाँ पे आयन कंसंट्रेशन कुछ और है सेल के अंदर, जहाँ पीएच कुछ और है।
ताकि सेल के अंदर की रिएक्शंस ठीक से काम कर सकें। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में और काफ़ी सारी जगह पर लिपिड्स केमिकल मैसेंजर्स के रूप में काम आते हैं। केमिकली लिपिड्स को डिफाइन कर सकते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हैं एंड देयरफॉर डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। ये इसकी सबसे खास बात भी थी। अब अगर मैं स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की बात करूं लिपिड्स की, तो लिपिड्स सबसे सिंपलेस्ट क्लास है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स की, जिन्हें हम प्यार से टैग्स भी कहते हैं, या फिर वैक्सेस। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स दो तरह के मिल सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जिसमें अल्कोहल ग्लिसरॉल है, स्फिंजोलिपिड जिसमें अल्कोहल स्फिंजोसिन है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और ये भी स्फिंजोलिपिड्स जैसे कि स्फिंजोमाइलिन, या फिर गैलेक्टोलिपिड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, आइसोप्रीन और उसके डेरिवेटिव्स, इकोसोनॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि IP3 और डैग, ये सब लिपिड के एग्जांपल्स हैं। जो हरे वाले हैं ये बड़ी क्लासेस हैं। अब हर एक का स्ट्रक्चर फंक्शन इतना डाइवर्स है कि कोई एक केमिकल फार्मूला सब पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा था कि हम कोई एक डेफिनेशन नहीं देंगे कि केमिकली लिपिड ये होते हैं, हम कहेंगे फिजिकली लिपिड कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो कि इनकी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है।